नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम रसायन विज्ञान के जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे उसे हम आज आगे से स्टार्ट करेंगे। कल हमने रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट स्टार्ट किया था। उस पार्ट में हमने 2 अभिक्रियाओं को पढ़ा था, संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं। आज हम एक नेक्स्ट पार्ट के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पार्ट होगा रासायनिक अभिक्रिया में हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं की। हमने 2 पार्ट कल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जिस पार्ट की बात करेंगे उस पार्ट में हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है हटाना, और विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन होता है इसी विस्थापन को हम बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? एकल विस्थापन। और ये दूसरा विस्थापन हो गया, इसमें क्या हो गया? द्विविस्थापन, यानी किसी 2 पदार्थों का एक साथ परस्पर विस्थापन हो तब हम उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। जब किसी पदार्थ यौगिक या तत्व के द्वारा एक ही पदार्थ या यौगिक का विस्थापन हो तो हम उसको बोलते हैं एकल विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन, यानी 2 अभिकारकों के द्वारा जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर भाग लेते हैं तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे अभिकारकों का क्या कर देते हैं? विस्थापन कर देते हैं। और यहाँ किसी एक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के द्वारा किसी चीज का विस्थापन या हटाना क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो हम विस्थापन अभिक्रिया की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान करना, विस्थापन कैसा विस्थापन? एकल विस्थापन। देखिए, एकल विस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो A प्लस में B और C, ये है हमारे पास कोई 2 पदार्थ। तो यहां ध्यान करना, B और C में से किसी एक पदार्थ का या यौगिक का एक के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने लिखा कॉपर, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए आयरन, और प्लस में मैंने क्या लिख दिया? कॉपर सल्फेट। अब ये आयरन है, वो कॉपर को क्या करेगा? उसके स्थान से हटा देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा, और हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, क्या आयरन सल्फेट, और प्लस में क्या प्राप्त हुआ? तो कहने का मतलब ए के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? बी को क्या कर दिया गया? विस्थापित कर दिया गया। तो हम इसको क्या लिखते हैं? ए और सी प्लस में क्या हो जाएगा? बी। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसके बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आप ए बी प्लस में क्या करवा दो? सी करवा दो। जैसे ध्यान करना, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा दूं? मान लीजिए आपकी आयरन के साथ ही करवा। इसी अभिक्रिया को एक बार थोड़ा ध्यान से करना। जैसे मान लीजिए इसी अभिक्रिया को अगर हम ऐसे लिख देते, मान लीजिए इधर इसको उल्टा लिख के देखें, कॉपर सल्फेट, और प्लस में क्या करवा दें? आयरन की क्रिया। सेम को दोबारा एक बार चेक करना, तो ये क्या करेगा? क्या बनेगा? आयरन सल्फेट, प्लस में क्या बना? कॉपर। चीज वही है। तो अब यहां देखो, सी ने किसको विस्थापित कर दिया? ए को विस्थापित कर दिया। तो यहां पर बना क्या? देखिए, बी और सी प्लस में ए क्या हो गया? विस्थापित हो गया। क्लियर है? सुनना इस चीज को। एकल विस्थापन का मतलब है कि जब कोई क्रिया कारक परस्पर क्रिया कर रहे हैं, उसमें से एक अधिक सक्रिय कारक कम सक्रिय कारक को उसके स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। तो एकल विस्थापन का मतलब है कि अधिक सक्रिय पदार्थ अधिक
सक्रिय पदार्थ या तत्व जो भी पदार्थ द्वारा कम सक्रिय पदार्थों को उसके स्थान से हटा देना, वो कहलाता है एकल विस्थापन। कोई तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है, अधिक सक्रिय पदार्थ है वो कम सक्रिय पदार्थ को उसके स्थान से हटा देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया। और एकल विस्थापन अभिक्रिया को आप अच्छे से याद करने के लिए आपको एक अच्छी सी चीज तैयार करवाते हैं, एक अच्छी सी चीज बताते हैं। एकल विस्थापन में ध्यान करना, एक आती है आपकी अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी। अगर आप अच्छे से इसको याद कर लेते हो तो आपकी विस्थापन अभिक्रिया एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और आने वाले एग्जाम में इस अभिक्रिया से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, यहां से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न आपका यहीं से होगा। देखिए अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में एक आता है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम, इसको हम बोलते हैं सोडियम, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको हम कहते हैं जिंक, इसको हम बोलते हैं आयरन, इसको हम बोलते हैं लेड। ध्यान करना, देखिए पोटेशियम का वास्तव नाम किससे पड़ा है? कैलियम से। इसका वास्तविक नाम क्या था? कैलियम। कैलियम से किसका नाम पड़ा? पोटेशियम। इसका नाम पड़ा था नेट्रियम से। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन को हम बोलते हैं फेरस भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फेरस। इसको लेड को हम क्या बोलते हैं? सीसा। इसको फेरस या आयरन, इसको लेड या सीसा कहते हैं। ध्यान करना, जब हम यहां से यहां तक जाते हैं, यानी कि लेड से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो सक्रियता बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है। यदि आपसे इस इतने छोटी सी टेबल, 3 टेबल बनाएंगे हम, इस टेबल में समझना, यदि हम बात करें यहां पर, यहां से प्रश्न देखो उठने का सबसे बड़ा प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन है? सर्वाधिक या विक्रियाशील भी नाम आ सकता है। सर्वाधिक क्रियाशील पूछे तो आपका होता है पोटेशियम। और कई बार पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील में कोई आ गया, आपका पोटेशियम आ गया और आपका सोडियम, ये दोनों ही अधिक क्रियाशील होते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्रियाशील 2 तत्व, तो सोडियम और पोटेशियम। सर्वाधिक कौन सा होता है? पोटेशियम। उसके बाद में कौन सा होता है? सोडियम। और दोनों की एक बड़ी पहचान है, एक चीज प्रश्न बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान करना, क्या? इन दोनों पर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये दोनों ही अधिक क्रियाशील होते हैं और तुरंत क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन दोनों को ही केरोसिन या हम क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल,
केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये दोनों ही सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तुरंत मात्रा में क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। और एक खास बात और है कि ये जल में भी तुरंत मात्रा में क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पानी में आग लगाते हुए जादूगर जादू दिखाता है, तो सोडियम का टुकड़ा यदि पानी में डालोगे तो तुरंत मात्रा में आग पकड़ लेता है। इसलिए दोनों ही सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं हैं, और धातुओं के साथ साथ दोनों ही तत्व दोनों ही बहुत ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो यहां से भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरी चीज ध्यान करना कि यहां से ऊपर की ओर जाते हैं तो विक्रियाशीलता बढ़ती है, और नीचे की ओर आते हैं तो विक्रियाशीलता कम होती है। यदि आपसे ऐसे पूछे जाए, मान लो जी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखो उसके बाद ठीक है सही गलत है। क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखाता हूं, निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प है। देखो ए में ये लिखेगा ऐसे, और चौथा ऑप्शन ये सभी। अब देखो क्या पूछा गया है कि इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा विकल्प गलत है, एक विकल्प गलत है या दो विकल्प गलत है या तीन विकल्प गलत है। ध्यान करना, देखो पोटेशियम किससे ज्यादा है, सोडियम से अधिक क्रियाशील है। क्या सोडियम कैल्शियम से कम क्रियाशील है? क्या सोडियम कैल्शियम से कम क्रियाशील है? नहीं, क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसलिए दूसरा देखो, सोडियम से कैल्शियम कम है, कैल्शियम से लेड कम है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। कैल्शियम से मैग्नीशियम कम है जबकि मैग्नीशियम से सोडियम अधिक है, ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। तो गलत कौन सा हुआ, एक नंबर ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन रेलवे डी ग्रुप में काफी देखने को मिलते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम आते हैं वहां भी देखने को काफी मिलते हैं, पशु परिचर में अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान का जो पेपर लेता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस देखने को आपको मिलेंगे। तो एक तो क्रियाशीलता का फर्स्ट पार्ट ये हुआ कि अधिक क्रियाशीलता का आपको क्रम याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि आपकी विस्थापन अभिक्रिया तैयार हो जाएगी। देखिए कैसे, तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ध्यान करना कि हमने ये बात की थी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। यहां बात कर ली थी हमने इतने तक की। अब ध्यान करना, ये होते हैं अधिक क्रियाशील, ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील। ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील। अब इसके बाद देखना हाइड्रोजन, इसको अच्छे से याद रखना, जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका है मध्य क्रियाशील। क्या है आपका, मध्य क्रियाशील। और इसके बाद यदि हम बात करें, हाइड्रोजन के बाद में आता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद में मरकरी, मरकरी के बाद में आपका एजी और एई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉपर यानी कि तांबा। इसको बोलते हैं मरकरी या इसी को हम बोलते हैं पारद, मरकरी या पारद। इसको हम बोलते हैं अर्जेंटिनम या इसी को हम बोलते हैं चांदी।
इसको हम बोलते हैं ओरम, या इसी को बोलते हैं गोल्ड, इसी को क्या बोलते हैं आप, सोना। अब ध्यान करना, ये होगी आपकी अभिक्रियाशीलता की श्रेणी। और जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं हमारी जितनी भी, पूरी की पूरी जितनी विस्थापन अभिक्रिया है वो इस चार्ट पे डिपेंड करती है, और यहीं से प्रश्न पूछेगा। पूरा का पूरा चार्ट हमारे पास आ गया, इसी चार्ट में से विस्थापन अभिक्रिया का प्रश्न पूछा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया पूछी जाती है। ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके साथ साथ ध्यान करना आप एक चीज कि सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम या इसी को बोलते हैं अनअभिक्रियाशील, सबसे कम या अनअभिक्रियाशील कौन होता है आपका, ओरम, गोल्ड या सोना। इसीलिए सोने की वस्तुओं पर क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। क्या नहीं लगती है, कभी भी सोने की वस्तुओं पर क्या नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि सोने की वस्तुओं पर जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि सोने पर जंग इसलिए नहीं लगती कि सोना किसी भी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि सर्वाधिक कम अभिक्रियाशील यानी अनअभिक्रियाशील धातु होती है। इस कारण इस सोने पर कभी भी जंग नहीं लगती, जबकि चांदी पर जंग लगती है। कैसे, काले पदार्थ की, काले रंग की परत जम जाती है। अभी तो बोलते हैं ना कि चांदी क्या हो जाती है, काली हो जाती है, जबकि सोने पर कभी भी जंग नहीं लगती। सर्वाधिक क्रियाशील पूछे तो सोडियम और पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील पूछे तो Ag और Au। और इसके क्रम के आधार पर देखते जाएं, और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य क्रियाशील धातु का नाम बताओ या मध्य क्रियाशील तत्व का नाम बताओ, तो कौन होता है आपका, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन है वो क्या होती है आपकी मध्य क्रियाशील धातु होती है। और यहां से काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस चीज को आप अच्छे से याद करना है। इस श्रेणी अगर अच्छे से आपने याद कर दी तो आपकी विस्थापन अभिक्रिया कभी भी गलत नहीं होगी। जैसे हम विस्थापन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि पहला एग्जाम्पल मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे करवा दी, आयरन से। और आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और क्या बना, FeSO4 प्लस में क्या निकला, कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्योंकि आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। यदि इसी को ऐसे पूछे कि जो आपका कॉपर है प्लस में मैं ये करवा दूं आयरन सल्फेट की अभिक्रिया, तो बताओ क्या अभिक्रिया होगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। और आपसे रिमार्क देके यहाँ क्वेश्चन मार्क देके ऑप्शन में दे देगा अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, या दोनों अभिक्रिया होगी, और चौथा ऑप्शन देगा कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसे समीकरण बनाकर रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, तो दिया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं, तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आयरन है वो ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना। और कॉपर आयरन को कभी भी क्या नहीं कर सकता, विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, जबकि वहां पर विस्थापन अभिक्रिया संभव है। जैसे हम एग्जांपल और लें, जैसे मान लीजिए मैं मैग्नीशियम सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया मान लीजिए आप सोडियम से करवा दे, तो सोडियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को हटा देगा, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस में Mg। अभिक्रिया संभव हो सकती है। और भी अगर हम देखें कोई चीज, जैसे लेड सल्फेट है, इसकी क्रिया हम कैल्शियम से करवा, मान लीजिए आप मैग्नीशियम से करवा रहे हो, तो मैग्नीशियम से लेड है वो कम क्रियाशील है, इसलिए स्थापित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में लेड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि अधिक क्रियाशील धातु या तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, वो जो हमने चार्ट बनाया है वहां से काफी प्रश्न उठ के आते हैं। मध्य क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, आगे पीछे ऊपर नीचे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं।
तो आप सभी पशु परिचर की इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे रियल स्टडी चैनल पर आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, रियल स्टडी ऐप पर आप हमारा ऑफर है वो उपलब्ध है और आप इस ऑफर को प्राप्त कर सकते हो। पशु परिचर का बी पार्ट पूरा है, हस्तलिखित नोट्स है जिसमें आपको सारी चीजें मिल रही है। और बी पार्ट की देखिए टेस्ट टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगी, अनलिमिटेड टेस्ट फैसिलिटी है। टेस्ट सबमिट करते ही आपका तुरंत आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने इसको बहुत ही कम प्राइस के लिए आप लोगों के लिए रखा है। मात्र 399 रुपए में पशु परिचर का बी पार्ट आपके लिए उपलब्ध है। तो तुरंत आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इसको डाउनलोड कर लें। और इस ऐप के द्वारा आप आने वाले समय के अंदर हम और भी बहुत बेटर टेस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे। तो तुरंत इसके चैनल पर जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ डाउनलोड भी कर लें और आपको ये सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ साथ ध्यान कीजिए, कोर्स की वैधता भी ध्यान करना, 1 साल के लिए, पूरी 1 साल के लिए हमने कोर्स की वैधता रखी है। 1 साल तक आप कंप्लीट लाइव क्लासें टेस्ट वगैरह सारी आपको 1 साल तक उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ध्यान करना, हमने जो टेस्ट सीरीज है वो भी टेस्ट सीरीज इतने कम रुपए में, मात्र 51 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसके साथ साथ देखना, बी पार्ट हो गया और पशु परिचर का बी पार्ट कंप्लीट हो गया, टेस्ट सीरीज होगी। और इसके साथ साथ जो सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी हमारे इस चैनल पर आप टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पर हमने बात कर ली थी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब आता है द्वि विस्थापन। क्या आता है? द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक परस्पर क्या होते हैं? अधिक परस्पर विस्थापित हों। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, AB प्लस में CD। इस चीज को अच्छे से समझना, AB और CD हमारे पास कोई चीज उपलब्ध है। मिनट की ओर AB प्लस में CD। ध्यान करना, B और C एक साथ दोनों का योग होगा, A और D एक साथ जुड़ेंगे तो विस्थापन होते ही क्या बनेगा? AD प्लस में BC। ठीक है, तो इस तरह से आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो उसमें तो हमने क्या किया था, जैसे हमने AB प्लस में क्या करवाया C, तो क्या हो गया CB मान लो, और प्लस में A का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। लेकिन यहां क्या करना है कि परस्पर आयनों का, मान लीजिए एक पूरा यौगिक या तत्व या पदार्थ है, उस पदार्थ के जो तत्व यौगिक है उन तत्वों का परस्पर क्या होगा? आदान प्रदान कर सकते हैं या परस्पर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? विस्थापित कर देंगे एक दूसरे को। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान करना, ये आपका सोडियम क्लोराइड, प्लस में मैं ले रहा हूं बेरियम सल्फेट। अब ध्यान करना, सोडियम पर प्लस आवेश होता है, क्लोरीन पर माइनस आवेश होता है, बेरियम पे प्लस आवेश होता है, सल्फेट पे माइनस आवेश होता है। तो ये बेरियम किसके साथ क्रिया करेगा? क्लोरीन पे। और सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा? सल्फेट पे। तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड। ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम एक एग्जांपल और लें, देखिए एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं ये इसी एग्जांपल को ऐसे करूं कि मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड है, उसकी क्रिया मैग्नीशियम सल्फेट से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं हम? मैग्नीशियम सल्फेट से। तो अभिक्रिया होके क्या बनेगी? मैग्नीशियम क्लोराइड
प्लस में सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, यहाँ 2 कर दो, MgCl2 और 2 Na2SO4। ये हो जाएगा ना मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। यानी कि परस्पर 2 या 2 से अधिक तत्वों, यानी कि हम क्या कहते हैं कि ये अपने आयन है, ये आयन एक दूसरे आयनों के साथ साथ परस्पर क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। यानी कि इसमें से देखिए सोडियम किसको विस्थापित कर रहा है, बेरियम, और क्लोरीन किसको, यानी कि धनावेश और ऋणावेश का एक दूसरे के साथ क्या होता है, परस्पर विस्थापन हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और विस्थापन अभिक्रियाएं। तो आज हमने 2 अभिक्रिया और पढ़ ली है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पूरी उम्मीद है कि सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज को आप नोट करना, एक एक चीज को अच्छे से तैयार करना। विस्थापन अभिक्रिया के लिए जो मैंने अभिक्रियाशीलता की श्रेणी बताई है, उस श्रेणी को आप अच्छे से तैयार कर लेना, उस श्रेणी को अच्छे से याद कर लेना। ट्रिक अपनी होती है, अपने हिसाब से ट्रिक बना के उसको याद करें, और आने वाले एग्जाम में यहाँ से 101% प्रश्न आने के चांसेज है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।